फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की एक्टिविटी के बाद में अब हम करा रहे हैं आज थर्ड चैप्टर की एक्टिविटीज़। तो मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में टोटल 14 एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी का काउंट ज़्यादा है लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं वो छोटी छोटी हैं। शुरुआत की 6-7 एक्टिविटी तो बिल्कुल छोटी छोटी है। तो शुरुआत में देखो सबसे पहली एक्टिविटी क्या है। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एंड नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। तो कुछ मेटल्स लेने हैं, 4 मेटल दिए हुए हैं, इनको पहले देखना है कि ये कैसे दिख रहा है और उसके बाद में सैंड पेपर से साफ करने के बाद देखना है। तो जब इनको पहले देखोगे तो ये शाइनी होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होंगे, थोड़े बहुत शाइनी होंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में रहने के साथ में इनमें क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत कोरोजन होगा। लेकिन उसके बाद में जब सैंड पेपर से साफ करोगे तो ये और ज़्यादा शाइन करेंगे अच्छे से। और ये एक्टिविटी जो है ये प्रूव करती है कि मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने कि प्रूव दैट मेटल्स आर लस्ट्रस तो ये वाली एक्टिविटी लिख के बता देना। इसके बाद एक्टिविटी सेकंड देखो। सेकंड एक्टिविटी में बोला हुआ है टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ, नोट योर ऑब्जर्वेशंस। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद पेयर ऑफ टोंग्स, पुट इट ऑन ग्लास वॉच एंड कट इट विद नाइफ। देखो तो इस एक्टिविटी में भी अपन को कुछ मेटल्स लेने हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, और इनको चाकू से काटना है। तो अपन ऑब्जर्व करेंगे कि आसानी से चाकू से नहीं कटते और उसके बाद में फिर अपन को यूज़ करना है किसका, सोडियम का। तो सोडियम को जब यूज़ करेंगे तो फिर देखेंगे कि सोडियम आसानी से कट जाता है। और ये सोडियम आसानी से कट जाता है, ये प्रूव करता है कि सोडियम जो होता है वो कैसा होता है, सोडियम आसानी से कट जाता है नाइफ से। ठीक है, तो ये सॉफ्ट होता है सोडियम। इस एक्टिविटी में एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो सोडियम है उसको अपन लोगों को बहुत ज़्यादा केयर से यूज़ करना है। मतलब बाकी मेटल्स के कंपेरिजन में सोडियम को केयर देनी है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है एटमॉस्फेयर में जल्दी रिएक्ट कर जाता है और आग पकड़ लेता है। तो इसको पहले अपन को क्या करना है, फिल्टर पेपर के साथ में इसको साफ करना है। तो ये एक्टिविटी सेकंड है। सेकंड के बाद में थर्ड एक्टिविटी है टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अपन को ये मेटल्स के सैंपल लेके आयरन के एक ब्लॉक के ऊपर इनको हथौड़े से मारना है और बाकी मेटल्स के साथ में भी सेम रिपीट करना है और उसके बाद में अपने ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशंस क्या है। ऑब्जर्वेशन ये है कि मेटल्स को जैसे ही पीटोगे तो मेटल जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रूव करता है कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं और नॉन ब्रिटल होते हैं। तो नॉट ब्रिटल मतलब क्या है कि ये टूटते नहीं है, मतलब जैसे कांच टूटता है उस तरीके से नहीं टूटते। और मेलेबल होते हैं मतलब हथौड़ा मारने पे ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में एक्टिविटी फोर्थ एक्टिविटी में पूछा हुआ है लिस्ट द मेटल्स हुज बायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में किन मेटल्स के अपन लोगों ने बायर देखी है। तो ये 3 मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन। तो ये 3 मेटल्स की अपन लोग बायर डेली लाइफ में ज़्यादा देखते हैं। इसके बाद में फिफ्थ एक्टिविटी देखो। अच्छा, फोर्थ एक्टिविटी में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिल्वर जो है वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर भी अपन लोग इसको यूज नहीं करते बायर्स में। उसका रीजन है कि क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, प्रीसियस होता है और साथ में नोबल होता है। अब अगली देखो एक्टिविटी फिफ्थ एक्टिविटी जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर में देखो दिखाया हुआ है कि कैसे इसको सेटअप करना है। पूरा एल्यूमिनियम की एक वायर लेनी है और उसको स्टैंड में लगा के नीचे बर्नर से जलाना है। और क्या करना है कि उसके एक एंड पे जो अपने पास में वायर है उस वायर के एक एंड में अपन लोगों को बैक्स के साथ में अपन लोगों को यहाँ पे एक आयरन की पेन या फिर कोई भी पेन जो है उसको अटैच कर देना है और यहाँ पे इसको जलाना चालू करना। तो जैसे इसको हीट करोगे तो इसकी हीट जो है वो ट्रांसफर होकर यहाँ पहुँचेगी, जिसकी वजह से ये बैक्स पिघल जाएगी और जैसे ये बैक्स पिघलेगी तो पेन जो होगा वो नीचे गिर जाएगा। ये एक्टिविटी अपन को ये शो कर रही है कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। और अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये वाली एक्टिविटी करना है। इसमें देखो क्वेश्चंस क्या बनेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या होगा। ऑब्जर्वेशन यही होगा कि बैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी और थोड़े टाइम बाद पेन जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। सेकंड, ये प्रूव करता है कि जो कंडक्टर मतलब मेटल्स होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मेटल की वायर है क्या वो पिघलती है, और अगर नहीं पिघलती है या फिर पिघलती है तो क्यों। तो मेटल की वायर जो है वो नहीं पिघलेगी क्योंकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। इसके बाद में सिक्स्थ एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, सेम इसी हिसाब से प्रूव करने को आएगा। तो ये एक्टिविटी शो करना है
सिक्स्थ एक्टिविटी है कि सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन दी फिगर। फिगर में जैसे दिया हुआ है वैसे पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगाना है, बल्ब लगाना है, बल्ब के साथ में बैटरी कनेक्ट करनी है, स्विच लगाने और 2 आयरन क्लिप्स यूज करनी है। इसमें जरा देखो क्या होगा साथ में। और इसमें अपन लोगों को अलग अलग मेटल्स को चेक करना है, वहां पे क्लिप जहां पे लगी हुई, जहां पे अपन लोगों ने गैप छोड़ा है वहां पे। तो सर्किट कुछ इस तरीके का है। ये सर्किट अपने पास में बीच में गैप छोड़ दिया, यहाँ स्विच लगाया और उधर बाद में यहाँ पे लगा दिया बल्ब और इसको कनेक्ट करा दिया। इस जगह पे ये मान लो ए और बी जंक्शन, ए और बी जगह है, यहाँ बीच में अपन को अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को टेस्ट करना है। तो अगर ये मेटल होगा तो बल्ब ग्लो करेगा और अगर मेटल नहीं होगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनेगा प्रूव दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक्टिविटी लिख के बतानी है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि बल्ब जो है वो केवल मेटल्स के साथ में ग्लो करेगा, नॉन मेटल्स की कंडीशन में ये ग्लो नहीं करेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। तो ये सिक्स्थ एक्टिविटी। इसके बाद में जरा देखो सेवेंथ एक्टिविटी। सेवेंथ एक्टिविटी में अपन को बोला हुआ है कि कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। कार्बन में 2 सैंपल हैं, कोल या फिर ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। और उसके बाद में अपन को यही एक्टिविटी 3.1, 3.4 ये सारी करनी है। और उसके बाद में जो टेबल दे रखी है टेबल 3.1 एनसीईआरटी में, इस टेबल को फिल करना है। तो टेबल डायरेक्ट हम फिल करके यहाँ पे बनाई दे रहे हैं, तो उस टेबल को आप देख लो जरा। ये एक्टिविटी 3.7 की टेबल। तो सैंपल देखो ग्रेफाइट लिया हुआ है, कोल है, सल्फर है और आयोडीन है। और इसमें पूछा क्या क्या है कि सरफेस कैसी दिखाई देगी, हार्डनेस क्या होगी। तो सरफेस देख लो, ग्रेफाइट की सरफेस जो है वो कैसी होगी, नॉन लस्ट्रस, और केवल लस्ट्रस किसकी होगी, आयोडीन की। ठीक है, बाकी तीनों नॉन मेटल जो है उसकी सरफेस जो होगी वो नॉन लस्ट्रस होगी। लेकिन ग्रेफाइट में याद रखना कि ग्रेफाइट की सरफेस कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, मतलब लाइट उसमें रिफ्लेक्ट हो रही होती है, शाइनी हल्की सी होती है, लेकिन आयोडीन के कंपैरिजन में नॉन लस्ट्रस है। हार्डनेस देखो, तो ग्रेफाइट और कोल जो है वो कैसा होगा, हार्ड होगा। सल्फर और आयोडीन कैसे होंगे, नॉन हार्ड, मतलब ये हार्ड नहीं होंगे। मेलेबिलिटी में देखो, तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सभी मेलेबल नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है, तो नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल हुए। तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा और बाकी के नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएंगे। सोनोरिटी देखो, तो ये तीनों मतलब चारों के चारों सैंपल्स कैसे हैं, नॉन सोनरस है। इसके बाद में एक्टिविटी 3.8। तो 3.8 एक्टिविटी देखो जरा, इसमें लिखा हुआ है टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। तो मैग्नीशियम रिबन लेनी है और सल्फर पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन एंड कलेक्ट द एश फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाना है और उसके बाद में जो उसमें राख बनेगी उसको पानी में डिसॉल्व करना है। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो मैग्नीशियम को जलाने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा उसको अपन को पानी में मिलाना है। तो जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो ये बेसिक MgOH का होल ट्वाइस बना लेगा। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि जो प्रोडक्ट बना था, तो पहला प्रोडक्ट क्या था, जो राख, वो पहला प्रोडक्ट था, तो वो क्या था, मेटल ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होगा, नेचर में बेसिक होगा, तो मेटल ऑक्साइड हो गया बेसिक। इसके अलावा जो पानी में मिलाए, तो पानी में मिलाने के बाद में बना MgOH का होल ट्वाइस, तो ये भी बेसिक होगा, मतलब है तो वो खुद ही बेसिक। अगला देखो क्या पूछा जाएगा कि अपन लोगों ने जो एस बनी हुई है, जो राख बनी है, उसको पानी में क्यों मिलाया। तो उसका रीजन है कि मेटल ऑक्साइड जब पानी में मिलता है तो बेस बन जाता है और कैसा बिहेवियर शो करता है, बेसिक बिहेवियर शो करता है, इस वजह से। आगे की एक्टिविटी में देखो, आगे लिखा है नाउ बर्न दी सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर दी बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। तो सल्फर पाउडर को जैसे ही जलाएंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो राख नहीं होगा। जैसे मैग्नीशियम को जलाने पे जो प्रोडक्ट बना था वो क्या था, राख था, लेकिन सल्फर को जब जलाएंगे तो गैस के फॉर्म में उसका प्रोडक्ट बनेगा और वो गैस जो प्रोडक्ट है उसको अपन लोगों को कलेक्ट करना है टेस्ट ट्यूब में। तो जलाने के बाद में क्या करना कि एक उल्टी टेस्ट ट्यूब लेना है और जो गैस निकल रही है उसको उसमें कलेक्ट करना है अपन लोगों को। तो फ्यूम्स कलेक्ट होने के बाद में अपने पास में प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट जो होगा वो जलने के बाद में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो जो जलेगा, जलने के बाद में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ज्यादातर कब बनता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कैसी होती है, थोड़ी सी कम होती है। और जब भी सल्फर को जलाते हैं तो ज्यादातर यही होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद में पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट व्हेन वाटर इज एडेड इन दी अबव टेस्ट ट्यूब।
तो उसके बाद में क्या करना है कि जिस टेस्ट ट्यूब में अपन लोगों ने इस गैस को कलेक्ट करा हुआ है उसमें पानी को मिलाना, और पानी को मिलाने के बाद में देखना है कि क्या प्रोडक्ट बना हुआ है। तो पानी को मिलाने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा H2SO3। यहाँ पे अब तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो एसिड होता है उसका नाम क्या होता है H2SO4, लेकिन H2SO4 जो होता है अगर एक्सपेरिमेंटली बात करें तो H2SO4 बाद में बनता है और उसके पहले कौन बनता है, H2SO3 बनता है। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए बिना एक्टिविटी का तो उसमें तो तुमको यही लिख के आना है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलते हैं तब क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं। और अगर याद रह जाए तो H2SO3 भी लिख सकते हो। लेकिन एक्टिविटी में अगर पूछा जाएगा तो उसमें तुम्हारा आंसर केवल यही होना चाहिए कि जब SO2 जो है पानी के साथ मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा, और इसका नाम है सल्फरस एसिड। उसका नाम होता है सल्फ्रिक एसिड और इसका नाम होता है सल्फरस एसिड। तो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी में जैसे SO2 को मिलाओगे तो बनेगा H2SO3 बनेगा। तो उसके बाद में देखो H2SO4 कब बनेगा, तो वो इक्वेशंस में नीचे समझ लो जरा, देखो कौन कौन सी इक्वेशन इस एक्टिविटी में है। तो सबसे पहली तो है कि जब अपन लोगों ने मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम को जलाने पे MgO बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये बेसिक है नेचर में। और इसकी बेसिसिटी अपन को, इसकी मतलब अपन को बेसिक नेचर प्रूव करना था, तो अपन ने क्या करा, इसको पानी में मिलाया और पानी में मिलाते इसने क्या बनाया, MgOH का होल ट्वाइस। और रेड लिटमस में इसने कैसा कलर दिया होगा, ब्लू कलर दिया होगा। तो ये हो गया पहला पोर्शन सिंपल है। दूसरे पोर्शन में क्या है कि जब सल्फर पाउडर को जलाओगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कब बनेगा, तो जब सल्फर को जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और उसी में बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये अलग अलग प्रोसेस होती है, उसमें जब ऑक्सीजन जब और जलेगा, जब और ज्यादा ऑक्सीजन इसके साथ में ऐड होगा तो बनेगा SO3। ठीक है, तो SO2 भी बन सकता है, SO3 भी बन सकता है, लेकिन बनेगा ज्यादा कौन, SO2। तो मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो SO2 का होगा और बहुत कम अमाउंट किसका होगा, SO3 का होगा। दोनों में से कोई एक पूछा जाए तो SO2 लिखना। उसके बाद जब अपन लोग पानी में मिलाएंगे तब क्या होगा, तो जब पानी में मिलाओगे तो अगर SO2 है तो SO2 पानी में मिलने के बाद में बनता है H2SO3 सल्फरस एसिड, और अगर SO3 है तो वो पानी में मिलने के बाद में बनता है H2SO4। याद करने का तरीका, अगर SO2 मिलाओगे तो पानी में, तो देखो इधर पे एक ऑक्सीजन, इधर पे दो ऑक्सीजन, मिलकर कितने हो गए, इधर पे 3, तो बनेगा H2SO3। और इधर देखोगे तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे पानी का एक ऑक्सीजन, टोटल कितने होगा, 4, तो बना दिया H2SO4। ठीक है, बनते दोनों चीजें हैं और दोनों होंगी, लेकिन पहले कौन होगा, पहले होगा H2SO3। अगर एक्टिविटी में पूछा जाएगा तो आंसर ये होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर पूछा जाएगा तो नॉर्मली तुम अगर H2SO4 भी लिख देते हो, H2SO3 भी लिख देते हो, तो दोनों सही माने जाएंगे। अब आगे जरा देखो, इसके बाद में एक्टिविटी 3.9 3.9 एक्टिविटी में बोला हुआ है कि होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई टू बर्न ओवर अ फ्लेम। तो ऊपर जो भी अपन लोगों ने एक्टिविटी में जो मेटल्स लिए हुए हैं उनको क्या करना है, जलाना है। रिपीट विद अदर मेटल सैंपल्स, कलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म, लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन, विच मेटल बर्न इजिली, व्हाट फ्लेम कलर डू यू ऑब्जर्व। ये सारी चीज अपन को पूछी हुई है। अब जरा इसको देख लो, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बने। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच मेटल बर्न इजिली, कौन सा मेटल जो है वो आसानी से जला, तो आंसर होगा सोडियम मेटल, ज्यादा रिएक्टिव होता है इस वजह से ज्यादा आसानी से जलेगा। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम, तो फ्लेम का कलर कैसा होगा, तो येलो कलर की फ्लेम होगी। हाउ डज मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, तो मेटल सरफेस जलने के साथ में कैसे कलर की हो जाती है, तो ये हो जाती है सिल्वर वाइट कलर की। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है वो येलो कलर का हो गया तो कार्बन वाले चैप्टर से कंफ्यूज हो जाओ। वहां पे वो कार्बन का कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबसन है, यहाँ पे कंप्लीट कंबसन हो रहा है। वो सोडियम मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो कैसे कलर की फ्लेम देता है, येलो कलर की फ्लेम देता है। और लगभग हर मेटल की खुद की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है अलग अलग कलर की फ्लेम की। इसमें देखो, आर दी प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर, तो जो प्रोडक्ट बने हैं क्या वो पानी में सॉल्युबल है, तो आंसर है नहीं। जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं उनमें से केवल सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में आसानी से सॉल्युबल होते हैं। और जब ये पानी में सॉल्युबल होते हैं तो ये बेस बनाते हैं और इसी वजह से अपन लोग इनको नाम देते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसके आगे जरा समझो, देखो। अच्छा, एक चीज और इसी में, तो जो मेटल्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस नहीं बनाते, वो भी पानी के साथ में मिलने के बाद में बेस ही बनाते हैं। लेकिन वो जो बेस बनाते हैं वो कैसा होता है, सिलेक्ट बेस। सिलेक्ट बेस का मतलब होता है चूनेदार जो बेस होता है वो बनता है, प्रेसिपिटेट टाइप का। आगे देखो अगला, अब अगली एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 3.10। तो 3.10 एक्टिविटी जरा देखो, इसमें क्या बोला हुआ है। इसमें बोला हुआ है
कि कलेक्ट द सैंपल ऑफ सेम मेटल्स एज एन एक्टिविटी 3.9, जैसे 3.9 में एक्टिविटी में मेटल्स लिए थे वही इसमें भी लेने। पुट स्मॉल पीसेज ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर, विच मेटल रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन दी। अलग अलग एक्टिविटी अपन लोगों को करनी, जिसमें कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम वाटर अपन को लेना है, देखना कौन सा मेटल जलेगा कौन सा उसमें नहीं रिएक्ट करेगा। तो क्वेश्चन देखो क्या बनेंगे, विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। तो सोडियम पोटेशियम जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ में, और कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए लेकिन लेस वायलेंटली, तो कम वायलेंटली कैल्शियम भी रिएक्ट कर जाएगा। कौन सा मेटल जो है वो फायर प्रोड्यूस करेगा, तो सोडियम पोटेशियम जो है वो पानी के साथ में फायर प्रोड्यूस करेंगे, ठंडे पानी के साथ में भी करेंगे। मेटल्स दैट स्टार्ट फ्लोटिंग, तो कौन से मेटल जो है वो पानी में फ्लोट करना चालू कर देते, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो पानी में क्या नाम फ्लोट करना चालू कर देते हैं। और क्यों फ्लोट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो इनकी सरफेस के साथ में चिपक जाती है, जो इनको पानी में ऊपर लेके जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेट एन apparatus टू सो दैट आयरन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम। तो इसी क्वेश्चन में देखो डायग्राम जो बना हुआ है, वो डायग्राम जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आयरन या फिर एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए एक्टिविटी करो। तो उस एक्टिविटी के लिए ये वाला डायग्राम जरा देख लो। डायग्राम में देखो एक अपन लोगों ने बर्नर लिया हुआ है, बर्नर के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को अपन लोगों ने क्लैंप के साथ में जोड़ा हुआ है, और ये क्लैंप में ऊपर क्या करा हुआ है अपन लोगों ने, एक ग्लास बोल लगा रखी है जिसको मतलब जिसको पानी से भिगो के रखा हुआ है अंदर। तो इसका मतलब है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी है, जब इसको हीट करोगे तो ये जो बुल है इसमें से पानी जो है वो एवापोरेट होगा और स्टीम के फॉर्म में निकलेगा। और इसी टेस्ट ट्यूब में अपन ने क्या कर दिया, मेटल का सैंपल रख दिया। जैसे आयरन या एल्यूमिनियम है तो क्या करा, इसमें बीच में अपन लोगों ने आयरन का सैंपल छोटा सा रख दिया टेस्ट ट्यूब में, तो जैसी जो बुल है उसमें से पानी एवापोरेट होगा तो वो स्टीम के फॉर्म में निकल के मेटल के साथ में टकराएगा और मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा। इसके अलावा एक अपन लोगों ने कॉर्क से डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है, और वो डिलीवरी ट्यूब से जो भी गैस बनेगी वो गैस इधर से निकल जाएगी। और यहाँ पे देखो अगला जो टब है उसमें अपन लोगों ने पानी को भरा हुआ है, और उसमें डिलीवरी ट्यूब में इन्वर्ट करके एक टेस्ट ट्यूब को लगा दिया, तो जो भी गैस बनेगी वो ऊपर जाके इसमें कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या, अपन लोग जब ऐसे आयरन को रिएक्ट कराएंगे तो इसमें आयरन जो है वो या एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, और ये हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ टेस्ट ट्यूब में ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। और ये प्रूव करेगा कि मेटल जो है आयरन वगैरह ये कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ में ना रिएक्ट करके किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये होगा कि मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कौन से मेटल पानी के साथ में रिएक्ट ही नहीं करे, तो उसका आंसर क्या होगा, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो मेटल के सैंपल्स होंगे ये पानी के साथ में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। अब इसके बाद में अगली एक्टिविटी जरा देखो, एक्टिविटी है 3.11, कलेक्ट ऑल दी मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। अब दोबारा से अपन लोगों को वही सब मेटल के सैंपल्स लेने, लेकिन अब की बार में अपन को सोडियम और पोटेशियम नहीं लेना है। अभी एक देखो एक्टिविटी में सोडियम और पोटेशियम दिया हुआ है, साथ में अपन को कैल्शियम भी नहीं लेना है। ठीक है, कैल्शियम को बहुत प्रिकॉशंस के साथ में इस एक्टिविटी में यूज करा जाता है, लेकिन ज्यादातर अपन लोग कैल्शियम को भी नहीं लेंगे। इसमें आगे देखो, इफ द सैंपल आर टार्निश्ड रब देम विथ क्लीन सैंड पेपर, तो अपन लोग क्या करेंगे, अगर ये टार्निश्ड होंगे इनके ऊपर थोड़ी बहुत जंग वगैरह लगी होगी तो उसको सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिन टब में होगा या जिस टेस्ट ट्यूब में होगा उसमें इसको डालते जाएंगे सभी मेटल सैंपल्स को। सस्पेंड थर्मोमीटर इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में अपन थर्मोमीटर लगा देंगे ताकि टेम्परेचर जो भी चेंज हो वो अपन को पता चल जाए। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली, तो अपन लोगों को इनमें जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है, मतलब जो बबल्स बन रहे होंगे उसको केयरफुली एग्जामिन करना है। विच मेटल्स रिएक्टेड विगोरसली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो क्वेश्चंस क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच मेटल रिएक्ट विगोरसली, तो कौन सा मेटल एसिड के साथ में विगोरसली रिएक्ट करेगा, तो वो होगा मैग्नीशियम। क्योंकि देखो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तो अपन ने लिया नहीं है, तो अगर सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम नहीं है तो इसका मतलब है कि कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम तेजी से रिएक्ट करेगा। और अगर कैल्शियम धोखे से साथ में दिया हो तब भी मैग्नीशियम टिक करना, क्योंकि कैल्शियम अगर एसिड के साथ में मिलाएंगे तो बहुत कम अमाउंट में कैल्शियम मिलाया जाएगा। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में क्यों नहीं मिलाएंगे, उसका आंसर आ गया। देखो आगे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस में आएगा, क्योंकि थर्मोमीटर लगा रखा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो हीट जिसमें जनरेट होगी उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट कौन कर रहा है, मैग्नीशियम।
तो मैग्नीशियम की टेस्ट ट्यूब का ही टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वाई वी डू नॉट टेक कैल्शियम सोडियम एंड मैग्नीशियम, क्या नाम, कैल्शियम सोडियम एंड पोटेशियम। तो पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम को क्यों नहीं लिया हुआ है? तो देखो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी इनकी, मतलब पोटेशियम और सोडियम को जब एसिड के साथ में मिलाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इनकंट्रोल होगी, तो फिर अपन लोग उसको नहीं लेंगे। कैल्शियम को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कैल्शियम अगर ज़्यादा अमाउंट में अपन ने एसिड में मिला दिया तो वो एक्सप्लोड भी हो सकता है, टेस्ट ट्यूब हो सकता है फूट जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सेफ्टी मेजर्स के लिए अपन लोग कैल्शियम का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में एक्टिविटी है 12। इस 12th एक्टिविटी में देखो, टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल, पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट टेस्ट टेकन इन टेस्ट ट्यूब। तो अपन लोगों ने क्या करा हुआ कि 2 टेस्ट ट्यूब ले रखी हैं, एक में आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और एक में है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन हल्का सा ग्रीनिश कलर का होगा और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू कलर का होगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अपन लोगों ने आयरन नेल को डाला और आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में अपन लोगों ने कॉपर वायर को डाला, ठीक है। तो 2 उल्टी चीजें करी हुई अपन लोगों ने। और उसके बाद में पूछा हुआ है इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर्ड। तो इनमें से कौन सी जो है वो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगी? तो जिसमें भी मेटल जो होगा वो हाई रिएक्टिव होगा, वही डिस्प्लेस करेगा सॉल्यूशन को। तो आयरन को जब मिलाया जाएगा कॉपर सल्फेट में, तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। अब इसके क्वेश्चंस देख लो क्या क्या इस एक्टिविटी में क्वेश्चंस देख लो क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला तो ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन है सीधा सा कि 20 मिनट बाद देखोगे तो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसका कलर ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई है। तो आंसर होगा कॉपर सल्फेट जिस टेस्ट ट्यूब में होगा उसमें रिएक्शन हो रही होगी। और थर्ड ये पूछा जा सकता है कि ऑन व्हाट बेसिस वी से अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो किस बेसिस पे ये बोलोगे कि रिएक्शन हुई है? तो वो होगा ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो फेड हो रहा होगा इस वजह से, तो कलर चेंज हो जाएगा ब्लू कलर टू ग्रीन और इससे अपन को पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है। ये पूछा जा सकता है कि रिएक्शन क्या है और रिएक्शन का टाइप क्या है। तो रिएक्शन ये लिखी है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर, ये रिएक्शन होगी और रिएक्शन का टाइप होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन नेल के कलर में क्या चेंज होगा ये पूछा जा सकता है। तो आयरन नेल का कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर। तो आयरन नेल के ऊपर क्योंकि कॉपर जमा हो जाएगा तो उसका कलर चेंज होके रेडिश ब्राउन हो जाएगा। 13th एक्टिविटी देखो अब जरा। 13th एक्टिविटी में देखो बोला हुआ है टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, व्हाट इज इट्स फिजिकल स्टेट, और आगे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस लेने हैं और एक्टिविटी में देखो करना क्या है। पहले तो सॉल्ट को जो है उसको अपन को जलाना है और दूसरे बार में अपन को क्या करना है कि उस सॉल्ट को पानी में मिला के उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे। तो देखो पहले क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे। पूछा जा सकता है कि फिजिकल स्टेट क्या होगी इन सॉल्ट की। तो सॉल्ट की फिजिकल स्टेट होगी हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड होंगे ये सभी। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? तो जैसे इनको जलाओगे, पहली एक्टिविटी 2 पार्ट में है। तो जैसे इनको जलाओगे तो जो फ्लेम है उसका कलर चेंज हो जाएगा हर सॉल्ट के लिए। तो अगर सॉल्ट जो है इसके कुछ एग्जाम्पल है, अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होगा तो उसमें अगर फ्लेम देखोगे तो फ्लेम का कलर हो जाएगा ऑरेंज येलो, और पोटेशियम आयोडाइड में कलर हो जाएगा वायलेट, बेरियम क्लोराइड में कलर हो जाएगा फ्लेम का ग्रीन, ठीक है। तो ये सभी सॉल्ट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हैं जिसके वजह से फ्लेम का कलर चेंज होता है। और ये है डू दे मेल्ट एंड वाई, क्या ये मेल्ट करेंगे? तो आंसर होगा नहीं, ये मेल्ट नहीं करेंगे। और क्यों नहीं मेल्ट करेंगे? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है वाटर, केरोसिन और पेट्रोल में। तो जब इनको पानी में केरोसिन और पेट्रोल में मिलाते हैं तो उसमें इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? तो पानी में ये सॉल्युबल होते हैं, केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते। रीजन सेम है क्योंकि आयनिक होते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे? तो इसी एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है कि इनके जो सॉल्यूशन अपन लोग लेंगे पानी में मिलाने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब क्या होगा? तो सभी में जो बल्ब है वो जलेगा, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छे कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ये पानी में मिलने के बाद में आयंस में जो है वो टूट जाते हैं और आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है
कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अपन लोग इनके सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, तो नहीं, सॉलिड स्टेट में ये आयंस में नहीं ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। 14th एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में देख लो डायग्राम, सिंपल सी एक्टिविटी है। 3 टेस्ट ट्यूब अपने पास में है, तीनों का नाम दिया हुआ है ABC। ए वाले में क्या करा हुआ है, अपन लोगों ने पानी भरा और उसमें आयरन नेल को डिप करा दिया, और ये जो आयरन नेल है आधी एयर में है और आधी पानी में है। सेकेंड एक्टिविटी में क्या करा हुआ है कि आयरन नेल को पूरा पानी में डुबो दिया और पानी के ऊपर अपन लोगों ने ऑयल की एक लेयर बना दी, जिससे एयर और पानी आपस में कांटेक्ट में ना आए। थर्ड वाले में अपन ने क्या करा हुआ है, ना पानी मिलाया ना उसमें ऑयल है, कुछ नहीं है, उसमें अपन लोगों ने मिलाया हुआ है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। और ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये ड्राइंग एजेंट है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, ड्राइंग एजेंट। ये एयर से जितनी भी मॉइस्चर होती है उसको सक कर लेता है। और ये 3 टेस्ट ट्यूब अपने पास में है। कुछ दिन के लिए इनको छोड़ देंगे और उसके बाद में देखेंगे कि क्या इसमें रिजल्ट आया, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो पहले देखो ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन है कि जो ए वाली टेस्ट ट्यूब होगी उसमें जो आयरन होगा उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। और वो कोटिंग क्यों आएगी, क्योंकि ये रस्ट हो चुका होगा। बाकी बी और सी में रस्टिंग नहीं आएगी। तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बी और सी में रस्टिंग क्यों नहीं आई। तो पहला तो देखो बी वाले में अपन लोगों ने ऑयल लगा रखा था पानी के ऊपर, तो वो पानी में जो ऑयल है उसने क्या करा कि एयर और वाटर को आपस में कांटेक्ट नहीं होने दिया, जिससे ऑयल जो है वो पानी में कंप्लीटली डिप रही और एयर के कांटेक्ट में नहीं आई। सेकंड में क्या करा अपन लोगों ने, सेकंड में अपन लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड मिलाया हुआ था, जिसने क्या करा कि जितने भी एयर में मॉइस्चर था उसको सक कर लिया। और एयर में से मॉइस्चर हटाने का मतलब है कि अब जो आयरन नेल है वो केवल एयर के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में नहीं है। तो दोनों में देखो 2 अलग अलग चीजें करी। इसमें अपन लोगों ने क्या करा है कि जो आयरन नेल है उसको केवल पानी के कांटेक्ट में रखा, एयर के कांटेक्ट में नहीं रखा। इसमें अपन लोगों ने क्या करा कि आयरन नेल को केवल एयर के कांटेक्ट में रखा, पानी के कांटेक्ट में नहीं रखा। और दोनों में ही क्या हुआ कि दोनों में ही जंग नहीं लगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आयरन नेल जो है या जो आयरन का पीस है उसमें कोरोजन होना है तो एयर और वाटर दोनों जरूरी होते हैं। आए समझ में। तो ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि प्रूव दैट फॉर कोरोजन ऑफ आयरन बोथ एयर एंड वाटर आर नीडेड। तो ये वाली एक्टिविटी को करके दिखाना है। थर्ड चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज है वो खत्म हो गई। अब इसके बाद में 4th चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स की एक्टिविटी कराएंगे।